हेलो, कोर्ट से नाव में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर एक बार हम आपके सामने एक कानूनी मसले को लेकर हाजिर हो रहे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट में एक मसले से जुड़े हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत कुछ हुआ। चंडीगढ़ का मसला जो है वो जगजाहिर हो गया है और जो भी उचित कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समझी, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच को सही लगा वो उन्होंने उस पर अपना मत प्रदर्शन किया और जो भी निर्णय लेना था वो लिया। उसके बारे में कोई मत प्रदर्शन करना मेरे लिहाज से मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो मैं हालांकि उस मसले को लेकर आपके सामने आया भी नहीं हूँ। मैं मसला दूसरे सब्जेक्ट मैटर को लेके आया हूँ। ये एक सवाल जो है वो अगर हम अपने आप से पूछे कि क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जिसे हम प्रिसाइडिंग जज कहते हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद, यानी जब वो अपने जुडिशियल कैपेसिटी से एक बेंच को प्रिसाइड कर रहे हैं या एक बेंच पे बैठे हैं, उस कैपेसिटी से जब वो ऑफिस को डेमिट करते हैं और रिटायर होते हैं, तो क्या वो कोई भी केस के मसले से जुड़े हुए फाइल को अपने पास रिटेन कर सकते हैं? और ना ही सिर्फ रिटेन कर सकते हैं, रिटेन करने के बाद उसके ऊपर जो भी बहस या जिरह हुई उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या वो कोई जजमेंट अपने रिटायरमेंट के बाद में डिलीवर कर सकते हैं या पास कर सकते हैं? इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ऑफिस के डेमिट होने के बाद अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, सेशन कोर्ट के जज हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल के हो, अगर वो रिटायर हो जाए और उसके बाद और रिटायरमेंट के बाद वो उनके सीट पे रहते हुए किसी मसले से उन्होंने कोई जिरह सुनी है और उस पर कोई जजमेंट रिजल्ट किया है और वो रिटायरमेंट के पहले उन्होंने उस जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं किया, हाँ, और रिटायरमेंट के बाद में वो उस केस से जुड़ी हुई फाइल को अपने पास रखते हुए, रिटेन करते हुए 6 महीने बाद या कुछ अरसों बाद, मान लीजिए 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने, 6 महीने के बाद में उस फाइल को रिटेन करते हुए उसे पूरी तरह से उस जजमेंट को प्रोनाउंस करते हैं, जजमेंट को लिखते हैं, तो क्या ये अपने आप में सही होगा? मेरे हिसाब से ये जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी का किस्सा बनता है या मसला बनता है। और यही चीज़ जो आज सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई गई, मसला मद्रास हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट के एक बेंच पे 482 क्वैशिंग की पिटीशन और एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन का मसला उनके सामने आया। 482 क्वैशिंग था, जो पिटिशनर था उसने चार्जशीट और एफआईआर को क्वैश करने के लिए वो पिटिशन फाइल की थी। 482 जो सीआरपीसी का प्रोविज़न है इंहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का, उसे इन्वोक करते हुए उसने वो प्रोसीडिंग्स फाइल की। और इसी बीच में हुआ यूँ कि एक और को एक्यूज था जिसने निचली अदालत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की थी, वो रिजेक्ट हुआ। तो उसके अगेंस्ट में वो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन में जो वहाँ के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हिसाब से जो प्रोसीडिंग बनती है उस बेंच के सामने आई। ये जो बेंच थी इन्होंने बाकायदा उस चीज़ पे हियरिंग करवाई, दोनों पक्षों के जो बहस है वो अपने आप में सुने और उसके बाद में रिटायरमेंट के पहले, यानी कुछ महीने पहले, 1-2 महीना पहले मेरे हिसाब से उन्होंने उस पर एक सिंगल लाइन पे अपना ऑर्डर प्रोनाउंस किया, लेकिन डिटेल रीज़न ऑर्डर नहीं दिया या उस पर लिखा नहीं था, उस वक्त रेडी नहीं था। अब हुआ यूँ कि उसके बाद में कुछ एक आध महीने बाद में ये जो जुडिशियल ऑफिसर थे वो रिटायर हो गए
और रिटायरमेंट होने के बाद में लगभग 5-6 महीने के बाद इन जुडिशियल ऑफिसर ने अपने ऑफिस के डेमिशन के बाद में 6 महीने बाद 5 से 6 महीने के अंतराल में उस मसले से जुड़े हुए तथ्यों को ये वापस से रिफ़र करते हुए जो केस की फाइल थी उसको अपने पास रिटेन करते हुए उस पर डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, डिटेल्ड जजमेंट प्रोनाउंस किया। उसी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई थी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कंसर्न प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। 136 कॉन्स्टिट्यूशन में SLP फाइल हुई थी। इस तरह से उस ऑर्डर को चैलेंज किया। मेन मुद्दा यही था कि क्या जो कंसर्न जज थे वो अपने ऑफिस से रिटायर होने के बाद में, जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे तब के पहले अगर उन्होंने जो ऑर्डर प्रोनाउंस किया था 1 लाइन में, उसके साथ में डिटेल जजमेंट जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे तब तक अगर वो रेडी करके रीज़न जजमेंट देते तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मसला अलग था। यहाँ पे उनके रिटायरमेंट के 5 या 6 महीने के बाद में उन्होंने उस केस फाइल को अपने पास रिटेन करते हुए उस पर एक पूरा डिटेल जजमेंट पास किया और उसे प्रोनाउंस किया। हाँ, तो क्या ये अप्रोप्रिएट है? तो सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस ओक की बेंच ने इस मसले को पूरा सुनते हुए इसे इनअप्रोप्रिएट करार दिया और इस तरह से उन दोनों ऑर्डर को निरस्त कर दिया और मामले की फिर से सुनवाई डिफरेंट बेंच के सामने होनी चाहिए, इस तरह का ऑर्डर पास किया। और ऐसा ऑर्डर पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जाहिर किया है कि वो कोई मेरिट पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही सुलझा हुआ ऑर्डर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। हालांकि वैसे भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर को निरस्त कर दिया। अब नए सिरे से जो 482 क्वैशिंग की पिटीशन है और जो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो नए सिरे से नए बेंच के पास जाएगी और वो उस पर पूरी तरह से सुनवाई करेंगे और जो भी उचित ऑर्डर होगा वो नए सिरे से नया बेंच उसे प्रोनाउंस करेगी। वो कोई मसला नहीं है और वो अपने आप में सही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा अलग है। मेरा यहाँ पे अपने आप से एक सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का अगर वाकया कोई ब्यूरोक्रेट या कोई और नोडल एजेंसी इस तरह का कोई फाइल अपने रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, रिटायरमेंट के बाद भी अगर फाइल को रिटेन करते हुए किसी फाइल को रिटायरमेंट के बाद रिटेन करने के बाद उससे पूरी तरह से पढ़कर उस पर कोई ऑर्डर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो या कोई क्वासी जुडिशियल ऑर्डर हो ऐसा प्रोनाउंस करती, हाँ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस रिटायर्ड नोडल ऑफिसर को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे वो कसाई जुडिशियल ऑफिसर हो, क्या उसके अगेंस्ट में कोई अलग से ऐसी टिप्पणी करते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती? मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर ऐसे नोडल ऑफिसर या कसाई जुडिशियल ऑफिसर जो रिटायरमेंट के बाद भी एक केस के मसले से जुड़े हुए फाइल को रिटेन करता और उसके रिटायरमेंट के बाद उस पर कोई संज्ञान लेते हुए कोई ऑर्डर पास करता, तो उस मसले में सुप्रीम कोर्ट अपने आप में उस नोडल ऑफिसर या कसाई जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट में ज़रूर कोई कार्रवाई करने का ऑर्डर देती, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि इस तरह के संदर्भ में कई बार ऐसा होते हुए लगा है। तो फिर ये जो दोहरा मापदंड है वो यहाँ पे क्यों है? मतलब ये इस तरह का दोहरा मापदंड यहाँ पे क्यों रखा गया? क्या ये उचित नहीं होता कि जिस जुडिशियल ऑफिसर ने, जो हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज है, उन्होंने इस फाइल को रिटेन किया, उसके ऊपर फिर रिटेन करने के बाद में ऑफिस से रिटायर होने के बाद रिटेन करते हुए उस पर जजमेंट पास किया,
तो क्या ये अपने आप में जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी का किस्सा नहीं बनता? और अगर बनता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई एक ठोस कदम उठाते हुए, एक एग्जाम्पल को सेट करते हुए, क्या ये सही नहीं होता कि उन जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई अगर सुप्रीम कोर्ट लेता तो क्या ये ज़्यादा बेहतर होता? ये मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर कोई और मसला होता जहाँ पे कोई और तरह का व्यक्ति अगर इन्वॉल्व होता, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से होता, चाहे किसी एजेंसी से होता, चाहे कोई क्वेश्चन जुडिशियल ऑफिसर होता, तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ज़रूर उस पर कोई ठोस कदम उठाते हुए, कोई कार्रवाई करते हुए ऑर्डर पास करता है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से एक दोहरा मापदंड अपनाया गया है, और यहाँ पे ये जानते हुए कि गलत हुआ है, लेकिन उस जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई भी टिप्पणी ना करते हुए, कोई भी कार्रवाई ना करते हुए, सिर्फ और सिर्फ उन 2 ऑर्डर को जो उन्होंने ऑफिस के डिमिशन के बाद ये किया था, रीज़न ऑर्डर दिया था, उसको क्वैश किया और मुद्दे की फिर से सुनवाई करने के लिए दूसरे कोऑर्डिनेट बेंच के पास मसला जाना चाहिए, इस तरह का ऑर्डर पास हुआ। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा अपने आप में ज़्यादा बेहतर होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के ऑर्डर और इस तरह के ऑब्जर्वेशन के साथ में एक एग्जाम्पल सेट करते हुए उन जुडिशियल ऑफिसर महोदय के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करता तो ज़्यादा बेटर होता। ये मेरा अपना एक निजी ओपिनियन है, और मैं इस पे पूरी तरह से इस चीज़ को सहमत हूँ कि इस तरह की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए थी। तो जब ये आज तरह तरह के मसले सुप्रीम कोर्ट के में आज जो उजागर हुए, उनमें से कुछ फेमस मसले जो आज थे उसके बारे में ज़्यादा जिक्र हर जगह हो रही है, ज़्यादा बहस आज हर जगह हो रही है, सही या गलत का उस पर जोड़ निकाला जा रहा है। तो इस तरह से मैंने समझा कि उससे हट के एक जो विशेष मसला है जिस पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा कि इस पे मैं कोई टिप्पणी करूं। इस तरह वजह से मैंने ये पर्टिकुलर केस आपके सामने डिस्कस करने के लिए मैंने उचित समझा, और इस तरह से मैं आपके सामने ये वीडियो उस मसले को लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम ऐसे ही कई मसलों से जो कानूनी तरह के मसले हैं उससे जो आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।